Hi, my name is Vishal Algiri and I welcome you all to this channel. Thank you so much for all the love and affection that you have shown to my channel and my content in last 2.5 months. पिछले 2.5 महीने में मेरी जिंदगी में होने वाली छोटे बड़े चैलेंजेस को, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने दिल से निकालने की कोशिश करी, जिसे मैं वीडियो के रूप में आपके साथ शेयर कर पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कई सारे लोगों को इससे मदद मिली होगी। तो मैंने सोचा अगर इतने लोगों की मदद हो सकती है तो सिर्फ अपने दिल में क्यों झांका जाए, क्यों ना उन लोगों के दिल में झांका जाए जो फील्ड में है। और पिछले 15 साल में काम करते करते मैंने ऐसे कई सारे दोस्त बनाए जिनकी जिंदगी से झांक के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसी विचार के साथ में मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत करी है इस हफ्ते से, और उसके पहले एपिसोड में मैंने उस इंसान को बुलाया है जिसका एक बहुत बड़ा रोल मेरे पिछले 15-16 साल की जिंदगी में रहा है। ही इज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड अ गाइड। जितनी तारीफ करूं वो कम पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ये नाम ही अपने आप में विशेषण है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, we are very fortunate that we got his time for this very first episode of my new series. So ladies and gentlemen, let us have a friendly talk with Mr. Raghu Tekriwal. वेलकम रघु सर, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। बड़े दिनों बाद हम लोगों ने सोचा है कि कुछ नया करें। पिछले 10 एपिसोड से हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, बट वो इंटरेस्टिंग बातें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी जब तक किसी और के दिमाग में झांक कर ना देखा जाए। तो मेरे दिमाग में जितना कुछ निकल रहा था उतना सब कुछ तो निकाल के मैंने यहाँ पर रख दिया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मुझे उन लोगों के दिमाग के अंदर झांकना चाहिए जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। अब इनमें से कुछ ही लोग हैं जिनको मैं पिछले कई सालों से जानता हूँ, उनमें से आप है। देयर इज़ नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन। फिर भी हमारे दर्शकों के लिए ऐसे कई सारे लोग होंगे यहाँ पे जो हमसे एसोसिएटेड नहीं है, जो पहली बार ही हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए उनके लिए मैंने परिचय थोड़ा सा तो पहले दिया है। लेकिन अगर मैं आपकी ज़ुबानी सुनूंगा तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी बात समझ में आ जाएगी लोगों को। सर, ओवर टू यू। what if you can tell us little bit about yourself, what you are, where have you been to, और मतलब कहाँ से हो, क्या आपने किया है। बाकी एज अ रघु टेकरीवाल एज अ ब्रांड तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कम लोग जानते हैं। अगर वो इंसानी हिस्सा अगर हमें समझ में आए तो ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे आपसे। ओवर टू यू सर। Thank you, Vishalji, for giving me this opportunity to come on this platform with you. And I've been watching your videos from last quite a week. कई महीनों से मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, और आपने बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं जो डिलीवर किए हैं। मतलब जब मैं लेकिन इन वीडियोस को देखता हूँ या इस प्लेटफॉर्म पे जब किसी एक ऐसे स्पीकर को देखता हूँ जब वो अपनी थॉट्स को यहाँ पे सामने रखता है, तो मुझे कई बार ये लगता है कि मुझे नहीं पता कि इन वीडियोस से मैं दूसरों की कितनी मदद कर पाऊंगा, या फिर मेरे वर्ड्स दूसरों की ज़िंदगी में कितनी हेल्प करते हैं। बट कई बार एक इंसान की खुद की ज़िंदगी में इतने सारे थॉट्स चल रहे होते हैं उनके दिमाग में, और वो कई बार जम्बल्ड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब मैं किसी वीडियो के फॉर्म में उसको किसी के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहा होता हूँ, और उस डायरेक्शनल थॉट को जब मैं दूसरों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ तो दूसरों की जितनी मदद होती है वो तो होती ही होती है, लेकिन इससे कई ज़्यादा मदद हमारी खुद की हो जाती है इस पूरे प्रोसेस में, जब हम किसी एक ऐसे मीडियम को चूज़ करते हैं जिसमें हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने किसी थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो आई एम क्वाइट श्योर कि इस पूरे प्रोसेस में जो आपने एक नया तरीका ढूंढा है लोगों से इंटरेक्ट करने का, ऑब्वियसली आपने हेल्प करी है दूसरों की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी डालने की इस डिफ़िकल्ट टाइम में। बट मुझे पूरा यकीन है कि इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी हेल्प, बहुत मदद आपकी भी ज़रूर हुई होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मुझे नहीं पता कि मैं आपकी या बाकियों की कितनी मदद कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मेरी मदद बहुत ज़्यादा होगी कि मैं अपने थॉट्स को कुछ एक डायरेक्शनल वे में देख पाऊँ कि हाँ, मैं जब इतने जम्बल्ड थॉट्स होते हैं कैसे मैं उसको कुछ शॉर्ट शब्दों में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँ। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। रघु टेकरीवाल अपने आप में कोई ऐसी बहुत बड़ी कहानी है जिसको मैं आपके सामने बताऊं तो ये शायद मेरे पास तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई खजाना नहीं है बताने के लिए। बट येस, 16 इयर्स बैक एक नॉर्मल बहुत ही छोटे से, मैं कह सकता हूँ, गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। बिहार में
दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भी, उसके भी आप बहुत आगे जाएं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी जगह है जहाँ के बाद तो ऑलमोस्ट इंडिया ही ख़त्म हो जाता है। तो बहुत छोटी सी जगह से मैं आया हूँ और 10th तक की एजुकेशन मेरी बिहार में हुई थी। 11th-12th मैंने दिल्ली में करा था। 1 साल मैंने इंजीनियरिंग के लिए, IITs के लिए, जैसा कि बिहार में कल्चर भी होता है कि पढ़ाई करना, 1-1 साल का ड्रॉप लेते हैं हम लोग। तो 1 साल मैंने IIT की तैयारी करी, बट मैं IIT को क्वालिफाई नहीं कर पाया। बट मुझे AIEEE में फिर अच्छा रैंक मिला, मुझे पूरे महाराष्ट्र में रैंक 80 मिला, जिसकी वजह से मुझे मुंबई के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरा दाखिला हुआ। तो ये एजुकेशनल कुछ बातें थी। और जब सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था तो ढूंढ रहा था कि ज़िंदगी में कुछ किया जाए, बिकॉज फैमिली वाइज मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ट्रेडिशनली मेरी फैमिली वेल टू डू थी, बट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम से मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द बिजनेसेस विच वर नॉट रनिंग गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो फैमिली में फाइनेंशियल स्ट्रगल उस वक्त चल रही थी, बट मैंने अच्छी अपब्रिंगिंग देखी थी। घर में हर चीज़ की सुविधाओं को मैंने बचपन में देखा था। जैसे जिन चीज़ों को जो मैंने बचपन में देखा था, जब मैं बड़ा होता गया उसकी डिफ़िकल्टी मैंने फेस करी। पढ़ाई करने के लिए घर वालों को सोचना पड़ रहा था कि हमारे 2 ब्रदर्स हैं और एक मेरी सिस्टर है, उनमें से किसको पढ़ाएं किसको ना पढ़ाएं, कौन अच्छा कर सकता है। सो वी हैव टू चूज बिटवीन दैट। बट देन माई मदर वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं, सब पढ़ेंगे, एंड माई ग्रैंड मदर वॉज वेरी एडमेंट कि सब पढ़ेंगे, सबकी एक एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे हमें जैसे भी मुश्किल से भी करना पड़े। सो दैट वॉज द टाइम। सो आई केम विद अ सिंगल माइंड कि मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, और अच्छी पढ़ाई करके, जैसा कि एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में होता है कि अच्छी पढ़ाई करके किसी अच्छी जगह सेटल डाउन करना है, जिससे मैं अपने घर वालों को वो सारे सुख सुविधाएं, वो खुशियां, और खासकर मेरे दिमाग में तो इस तरीके से था कि जो स्टैचर मैंने अपने बचपन में अपनी फैमिली में देखा है, वो स्टैचर मैं अपनी फैमिली को दोबारा देना चाहता था। तो जो तरीका मेरे सामने, जो फर्स्ट हैंड जो चीज़ हमारे हाथ में आती है, वो एजुकेशन, और एजुकेशन के बाद जो जॉब थी, यही परस्यू करने के लिए मैं मुंबई आया था। और इसी को परस्यू करते करते सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेलिंग मिली। डायरेक्ट सेलिंग की भी कहानी अगर आप में से बहुत लोग अगर जानते हैं कि एक दोस्त ने मुझे दिल्ली में शेयर किया था। यस 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 सर, मैं उस पर तो मैं आऊँगा, बट मैं चाह रहा था कि लोग ये वाला हिस्सा समझे जो आपका अभी जो आपने बैकग्राउंड बताया ना, कि एक साधारण विद्यार्थी जो कश्मकश होती है कि किसे पढ़ाए, मतलब दिस इज न्यू टू मी ऑल्सो। आई नेवर न्यू दिस कि ऐसा भी होता है। कि समटाइम्स कि देखिए, मुझे स्टेज कई बार मिला है बात करने के लिए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, बट कई बार मतलब कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो पर्सनल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि 1-to-1 आई एम टॉकिंग टू यू, नॉट टॉकिंग टू एनी अदर इन द एंटायर वर्ल्ड। सो समटाइम्स योर थॉट्स गेट यूनिडायरेक्शनल। या ट्रू 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 ट्रू। वंडरफुल सर, थैंक, मतलब अच्छा हिस्सा है ये। मतलब कम से कम बहुत बारी ना फिल्मों में मुझे ऐसा लगता है हीरो को इतना खतरनाक दिखाया जाता है, ऐसे कट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, 6 फुटिया हाइट होती है उसकी, ऐसे खानदान से आता है कि बस जीत ही लेगा ये आते ही। और उसकी वजह से ये हीरो की इतनी परिभाषा हमारे दिमाग में बनी है, ऋतिक रोशन टाइप, शाहरुख खान टाइप, बढ़िया डांस करने वाला, तो लोग आम इंसान में हीरो ढूंढना भूल जाता है। तो आई एम श्योर आपका ये जो हिस्सा है, इससे कम से कम बहुत सारे के सारे लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम जीरो है, बस जेड हटा के हीरो ही तो बनाना है उन लोगों को, ये तो एक आइडिया समझ में आता है। आज मतलब जीरो समझना अपने आप को, आज के इस दुनिया में जो सोशल मीडिया से जितने लोग इंटरैक्ट करते हैं, जितनी सारी चीज़ों को देखते हैं, जीरो समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। आज इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ओपन अप, इतनी चीज़ें हैं करने के लिए। मतलब व्हेन वी सी द वर्ल्ड एट अ बेटर पर्सपेक्टिव, जब पूरी नज़र से खोल के देखते हैं, तो ऐसा बस इतना मुझे लगता है कि एक इंसान का अगर नज़रिया बदल जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन अप हो जाती हैं, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। सो there's no point that anyone should feel like zero in his life. पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सो ट्रू सो ट्रू सो ट्रू। वैसे तो सर आपको ऑन डिमांड मैंने बुलाया है यहाँ पे, मतलब मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी कि कैसे किसे बुलाया जाए, क्या बुलाया जाए। वैसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं ऑनलाइन अवेलेबल जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को इनको उनको बुलाया जाता है, हुज एंड हुज, बट मेरे को ऐसा लगता है जो कनेक्ट हो ना सर, उसी को बुलाए तो शायद बहुत सारे लोगों को बात समझ में आए। और मेरे लिए तो इट वॉज एन ऑब्वियस चॉइस। आज मैंने वो लाइव सेशन भी किया था और उसमें भी मैंने लोगों को कहा था कि मैं नाम नहीं बताऊंगा और आप में से ज़्यादातर लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बुला किसको वाला हूँ यहाँ पर। एंड आई एम श्योर आपको बुलाया है तो बहुत सारे लोगों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होगा।
मैं आपको सर 15 साल से जानता हूं और मेरा भी अपना एक पर्सनल ओपिनियन है, ओपिनियन कहे या एक परसेप्शन है आपका, क्योंकि आप और मैं सर अपना ये काम शुरू करने से पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। दो हम लोग एक ही कॉलेज में थे, मैं मैकेनिकल की पढ़ाई कर रहा था, आप कंप्यूटर्स की पढ़ाई करते थे, दोनों ही सेकेंड ईयर में थे। मैं थर्ड फ्लोर पे मेरा वो रूम नंबर 65 में रहता था, आप रूम नंबर 217 में रहते थे। और यहाँ पर वो जहाँ तहाँ से जान पहचान हुई और कामकाज की शुरुआत हुई। एंड इनिशियल आई डोंट थिंक सो 1 ईयर में भी इतना कॉन्टैक्ट था, बट लेटर ऑन ये बिल्डअप हुआ। तो एक बहुत बड़ा सा सवाल मेरे दिमाग में था, जैसे मेरे को बहुत लोगों ने भी ये सवाल पूछा था कि जिस काम में आप और मैं हैं, जैसे आपने हल्की सी बात छेड़ी थी डायरेक्ट सेलिंग की, ये काम ऐसा माना जाता है ये कॉन्टैक्ट्स का काम है, लोगों का काम है, लोगों का बिजनेस है। तो जिस शहर में आप कह रहे हैं आप बिहार से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मुंबई आए, तो था तो नया शहर, किसी को जानते तो थे नहीं आप यहाँ पे, तो यहाँ करने की हिम्मत हुई है डायरेक्ट सेलिंग वाला बिजनेस? मतलब जब आप कहते हैं कि कॉन्टैक्ट्स का बिजनेस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस बिजनेस को जब हम समझने की कोशिश करें, इस बिजनेस की शुरुआत भले ही कॉन्टैक्ट से होती है, लेकिन इसकी ग्रोथ कॉन्टैक्ट बेस्ड ग्रोथ से मुझे नहीं लगता है कि इसको हम ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितने लिमिटेड कॉन्टैक्ट्स के साथ मैंने मुंबई में इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी, मैंने मतलब इतना तो सोचा भी नहीं था कि इसमें कितने कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें जान पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करके तो मैं आया भी नहीं था यहाँ पे। ये बात समझ में आई थी कि जब दिल्ली में डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ा और जिस इंसान ने मुझे, जिस दोस्त ने, जो मेरा स्कूल का फ्रेंड था, जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के साथ जिसने मुझे जोड़ा या जिसने मुझे समझाया, उसने मुझे 6 महीने तक अपनी बात समझाई होगी। और इसके बाद जाके मेरा वो मन बना या फिर मेरा वो डिसीजन आया कि अब अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है तो मैं इसमें उतरूंगा तो पूरे दिल से उतरूंगा। मतलब वो एक कोई ट्रायल बेसिस पे करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि किसी बात को अगर समझने में मुझे 6 महीने लग गए हैं और अगर इसके बाद भी मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया तो मैंने 6 महीने उस काम को किया। क्योंकि जब उसने पहली बार बताया था और दूसरी बार जब मैंने डिसीजन लिया, इसके बीच में मैं दिल्ली से वापस मुंबई आया तो फिर दोबारा दिल्ली गया था। तो उस 6 महीने में मेरे दिमाग में बहुत बार ऐसे थॉट्स चल रहे थे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके क्या प्रोज हो सकते हैं, इसके क्या कॉन्स हो सकते हैं। सो लॉट मेनी थॉट वो ऑलरेडी रनिंग इनटू माय माइंड। और कई बार ऐसे सोचते सोचते मैंने कुछ उस दोस्त को खुद ही कई बार नेगेटिव कर दिया था कि यार ये तू जो कर रहा है वो सही नहीं लग रहा मुझे। सो ऐसे थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं था कि मैं पहले दिन से जितना डायरेक्ट सेलिंग के लिए आज मैं एक अपने आप को मानता हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग की एक जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका है। डायरेक्ट सेलिंग एक आपके अंदर का वो बेस्ट निकालती है जो शायद अदरवाइज मैं एज अ ह्यूमन वैल्यूज़ में शायद अपनी ज़िंदगी में निकलते हुए मैं नहीं देख पाता, जो मैंने यहाँ से होते हुए देखा। और 15-16 सालों की जर्नी में, ज़िंदगी में इतने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, इतने लाखों लोगों के वाया डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंटरेक्शन, मैंने ज़िंदगी को बहुत अलग अलग वेव्स देख ली हैं, अलग अलग फॉर्म्स देख लिए हैं। सो जो एक्सपीरियंसेस जो यहाँ से गेन हुए वो अदरवाइज तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि बाकी किसी और तरीके से पॉसिबल। सो आई थैंक टू दैट पर्सन जिसने मुझे इस इंडस्ट्री के साथ जोड़ा। और जब कॉन्टैक्ट की बात आप कहते हैं मुझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन दोस्तों के साथ मैंने पहली बार इसको शेयर किया, जब मैं मुंबई मैंने आया, वापस रिटर्न आया और मैं बहुत इंस्पायर्ड होके आया था। मैं नहीं कहूँगा कि मैं मोटिवेटेड होके आया था, मैं बहुत इंस्पायर्ड होके आया था। लेकिन जब मैंने उनके साथ शेयर किया और अगले ही दिन कॉलेज में एक ऐसा था कि पेपर में आया कि इस टाइप की कोई कंपनी है जो thebanyantree.com नाम की जो कंपनी बंद हो गई, बहुत लोगों का पैसा लेके चली गई। तो मेरे साथ तो कांटेक्ट भी चला गया था और वो फेथ भी चला गया लोगों का कि कोई ऐसा काम है। कांटेक्ट तो बहुत छोटी बात आप कह रहे हैं मेरे साथ कि कांटेक्ट होना या नहीं होना, बट आपके साथ जो जान पहचान या हल्की फल्के जो एक हाई हेलो वाली फ्रेंडशिप थे, उन सारे लोगों ने भी एक दूसरे के साथ पूरे हॉस्टल में इस टाइप की चीज़ों को शेयर कर दिया था कि रघु जो कोई प्लान लेके आया है। क्योंकि मैंने मीटिंग्स दिखानी शुरू करी थी लोगों को, जान पहचान दिखाना और कॉन्टैक्ट्स को शेयर करना नहीं था, बट जिसको भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर अपॉर्चुनिटी ही देनी है तो सिर्फ अपने पहचानने वाले को क्यों देनी है, किसी को भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट की क्या ज़रूरत है इसमें? अगर आपको विश्वास है अपनी चीज़ पे तो आप सिर्फ अपनी जान पहचान वाले को ही दोगे क्या? वो तो आप किसी को भी दे सकते हो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको देने का कि आप किसी और के लिए भी कुछ अच्छा लेके आए हो। अगर सिर्फ आप अपने लिए किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो शायद आप डरेंगे, सहमेंगे, घबराएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है मेरे लिए भी और उसके लिए भी, तो देने में, समझाने में घबराहट किस बात की।
बट मेरे लिए सिचुएशन तो और भी एडवर्स हो गई थी जब इस टाइप का माहौल बना था हॉस्टल के अंदर। एग्जैक्टली तो ओवरकम करना आसान था इसे? ओवरकम करना मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आसान था या नहीं था इसका भी मुझे पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का तो बहुत मेरी मेमोरीज के थ्रू ये जाता है कि मुझे ज़्यादा घबराहट नहीं हुई थी इस पर्टिकुलर चीज़ से, बिकॉज मैं मोटिवेटेड होके यहाँ नहीं आया था। या फिर मेरा एक मतलब ऐसा होता है ना, कई बार आप मॉल में जाते हैं और कुछ चीज़ बस हल्की सी पसंद आ गई और आपने खरीद ली और फिर आप घर आके देखते हैं कि अरे यार वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो इस टाइप का मेरा कोई डिसीजन नहीं था, ये मेरा सोचा समझा कैलकुलेट किया हुआ डिसीजन था। 6 महीने मैंने इस प्रोसेस को लिया था समझने में, अंडरस्टैंड करने में, और जब मैं फुल फ्लेजेड होता था तो मेरी मेंटल प्रिपेयर्डनेस भी थी कि जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ शायद उस तरीके से हर चीज़ इंसान रिएक्ट नहीं करेगा। बट मेरे को इस बात का भी अंदाज़ा था कि जो कॉन्सेप्ट मेरे पास है इसमें वैल्यू है, जो कॉन्सेप्ट मेरे पास है इसमें एक किसी एक इंसान के लिए एक हिडन बेनिफिट है, एक हिडन बेनिफिट है जो शुरुआत में शायद नजर नहीं आ रहा। मे बी शायद आप जमीन देखते हैं तो जमीन के ऊपर क्या बिल्डिंग बन सकती है एक नॉर्मल आइज को नहीं नजर आता, लेकिन जब एक इंसान जिसको दिख जाता है कि यहाँ पे क्या क्रिएट किया जा सकता है और बनने के बाद वो चीज़ क्या आएगी, निखर के सामने आएगी, तब मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को घबराहट नहीं होती बाकी लोग क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं या फिर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। सो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई मुझे उस वक्त पर्टिकुलरली, मैं बस अपने काम में मग्न होकर करता रह गया। मतलब सर मैं इतना तो इसको निचोड़ निकाल के ये कह सकता हूँ कि जो कॉन्टैक्ट्स की बात आपने करी थी कि कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये काम करने से कॉन्टैक्ट्स बन ज़रूर जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट वाला काम है। कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं, मतलब आज की डेट में अगर मैं कॉन्टैक्ट्स की बात करूं तो मतलब पूरे इंडिया में अगर किसी भी शहर में किसी भी किस्म की किसी भी तरीके की काम की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आज अगर हम अपने ग्रुप में बात कर लेते हैं तो मदद मांगने के लिए मतलब ऐसा लगता है कि लोग कितनी बेसब्री से मदद करना चाहते हैं, और मदद की ज़रूरत दुनिया में आप चाहे कितने भी पैसे वाले हों, आपको हर किसी की एक इंसान की ज़रूरत तो ज़िंदगी में पड़ती ही पड़ती है। मतलब मनी विल डू इट्स ओन वर्क बट पीपल विल डू देयर ओन वर्क। सो ये कितनी बड़ी एसेट है आपकी ज़िंदगी में, और खासकर जब आप कोविड के पीरियड में अगर आप देखें कितने लोगों की हम लोग मतलब बैठे बैठे घर से मदद कर पाए, बिकॉज हमारे पूरे इंडिया में नेटवर्क्स थे, लोग थे, लोगों ने कहाँ कहाँ से कॉन्टैक्ट्स निकाले, किसी की मेडिसिन से हेल्प करी, किसी के ब्लड से हेल्प करी, किसी के ऑक्सीजन में पहुँचाने की हेल्प करी। तो कॉन्टैक्ट्स तो इट्स अ बिजनेस फ्रॉम पीपल टू पीपल। एक इंसान दूसरे को जानता है, दूसरा तीसरे को जानता है। मतलब आम जिंदगी में 10, 15, 20 लोगों के बीच में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। मतलब मैंने इस इंडस्ट्री में 2 लाख लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच किया है, तो कॉन्टैक्ट्स की तो लिमिट ही नहीं है यहाँ पे, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। चलिए सर, मतलब ये तो पूरी की पूरी कहानी मुझे आपकी समझ में आ रही है, इसके बाद में सारी की सारी कहानी मुझे समझ में आ रही है। बट मुद्दा यहाँ पर आता है कि शुरू तो हो गया और मेरे को 2-4 अंदर की बातें भी पता है कि आपका फॉलोअप कैसे हुआ था। मैं उसमें अभी जाता नहीं हूँ, विल लिव इट फॉर सम अदर डे। बट देन आई नो लेटर ऑन आई वर्कड विथ यू, और ऐसी कहानियां हम लोगों ने बहुत बार लोगों के बीच में डिस्कस भी करी है। बट वी वर ऑल कॉलेज गोइंग किड्स सर, दोज डेज 2nd ईयर 3rd ईयर में थे, पैसा वैसा कमाते थे, ये सब कुछ था अपनी जगह पे। लेकिन वो मेरा तो ठीक, मैंने भी पैसा कमाया, आपने भी पैसा कमाया, लेकिन बहुत बार ना वो झिझक होती है कुछ करने के लिए। और मैंने तो आपके साथ में वो हम लोगों ने चक्कर भी काटे थे कि कोई बाइक दे दे हमें, करिश्मा दे दे, एवेंजर दे दे, यहाँ दे दे, मतलब हमने पैसे देने के लिए तैयार, लेकिन अगला इंसान बाइक देने के लिए हमारे पास कागज नहीं था। लेकिन ऐसे में सडनली वन फाइन डे आई नो यू टुक दैट डिसीजन ऑफ बाइंग अ होंडा सिविक वर्थ ₹14 lakhs, and you are still a 3rd year engineering student, and the kind of humble background you come from, जहां पे जिस खानदान में ये विचार चल रहा है कि पढ़ाई किसकी कराए, इसकी कराए उसकी कराए, और किसी की हिम्मत की वजह से आप तीनों पढ़ पाए, और वैसे में थोड़ा पैसा कमाया और आपने सीधी 14 लाख रुपए की गाड़ी ले ली। ये हिम्मत कहां से जुटा पाते हैं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जितना बड़ा रोल एक अपॉर्चुनिटी का है आपको बड़ा बनने में, जितना बड़ा रोल एक सोच का है, उतना ही बड़ा रोल एक हिम्मत का भी है। बहुत सारे लोग दरिया देखते हैं लेकिन दरिया पार करने का नहीं सोचते। कोलंबस कहना आसान है, बनना मुश्किल है। आप बने हैं सर, मतलब ये हिम्मत कहां से आई? हिम्मत कहाँ से आती है? विश्वास से आती है आपके अंदर हिम्मत। अगर आपको विश्वास है अपने ऊपर तो आप जंप करते हैं ना, मतलब पानी में आप जंप करते हैं, विश्वास के साथ ही जंप करते हैं। अगर आपको तैरना आता है तो आप
किसी भी आप समंदर में कूद सकते हैं, आप नदी में कूद सकते हैं, स्विमिंग पूल में कूद सकते हैं, लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता तो फिर आप हिम्मत नहीं लेके आ पाएंगे। सो बट सॉरी टू इंटरप्ट सर, जिस उम्र में हम घर से पैसे लेते हैं, 5-10 हज़ार रुपये अगर आ जाए, मतलब 5-10 हज़ार भी मैं एग्जैगरेट करके ज़्यादा अमाउंट बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ हम उस ज़माने के लोग हैं 2006 में, जहाँ पे 2,000 रुपये की पॉकेट मनी भी बड़ी होती थी। वहाँ पर एक गाड़ी खरीदने का निर्णय, ऑफ कोर्स ही बात है, 14 लाख रुपए देकर तो नहीं लिया होगा, लोन भी होगा, उसकी ईएमआई भी होगी। तो ईएमआई को तो हमारे समाज में इतने खतरनाक तरीके से देखा जाता है, और वो उस खतरनाक वाले प्रेशर को एक 19 साल का बच्चा कैसे झेल सकता है? जहाँ तक उम्र की बात है विशाल जी, मतलब ये भी पॉसिबल है कि बहुत हिम्मत या बहुत मेच्योरिटी 50 की एज में भी नहीं आती है, लेकिन अगर आप सही जगह और सही लोगों के बीच में खड़े हैं तो उम्र की ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उम्र एक बैरियर बन सकता है आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं 16 साल की एज में लोगों ने, 18 साल की एज में लोगों के, और इस हिस्ट्री इस बात का गवाह है। सो उम्र का तकाजा तो वही दे सकते हैं जिन्होंने एक रोड मैप पहले से डिज़ाइन किया हुआ है कि किस उम्र में कौन सी चीज़ करनी चाहिए। मुझे हमेशा से लगता था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं पढ़ाई करता या फर्स्ट ईयर में भी जब पढ़ाई कर रहा होता था तो मेरे दिमाग में तो ये बात हमेशा ही चलती थी कि मेरे काम कैसे आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंट्रीग्ड माइंड तो हमेशा ही रहा कि क्वेश्चंस पूछता था कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये मेरे लिए बेटर है, क्या मैं अपनी इस चीज़ को जो मैं आज परस्यू कर रहा हूँ, इस चीज़ को करके मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा अपनी फैमिली में, या फिर लाइफ जो बेटर बन सकती है उसमें टाइम कितना लगेगा। तो कैलकुलेशन वाइज हमेशा जब देखता था तो जो लाइफ को मैं परस्यू कर रहा था उसमें मैं बहुत वैल्यू नहीं देखता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि शायद बहुत बहुत टाइम लग जाएगा जिस चीज़ को मैं अचीव करना चाहता हूँ, और जिस तरीके की फैमिली की सिचुएशन बन रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं प्रेशर में बहुत कुछ ख़राब ना हो जाए। सो आई वॉन्टेड, तो उम्र भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि माहौल और विश्वास आपकी छोटी उम्र में भी आपसे वो काम करा सकती है, वो हिम्मत आपको दे सकती है जो 50 साल का इंसान पैसे कमाने के बाद भी नहीं ला सकता। सो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। सो उम्र का इसमें कोई खास ज़्यादा लेना देना नहीं। यस सर, बट वही है, मैं तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्कूल में नहीं एक तरीका होता है कि अगर किसी बच्चे ने फीस ना भरी हो तो यूजुअली टीचर उस भरी महफिल में पूरे क्लास के बीच में खड़ा करके उस बच्चे को कह देते हैं, बेटा जाइए प्रिंसिपल से मिल के आइए, आपके पापा ने फीस नहीं भरी है। तो वो मेरे ख्याल से 10-12 साल के बच्चे के मन पे क्या बीतती है, तभी से उसके अंदर वो खौफ होता है पैसे का। और घर में भी हमारे यहाँ पे समाज में माहौल इस तरीके का है ना कि पापा ही पैसे कमाते हैं, और वो भी बताते हैं कि बेटा मैं बहुत मेहनत करके कमा के ला रहा हूँ। और जब इतनी तंगी देखी होती है, इतना मिडिल क्लास में हमने इतना फाइट देखा होता है, तो इट टेक्स गट्स टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ अ मनी, और जो भी शुरुआत का आया हुआ पैसा है। मैं तो लोगों को अक्सर, मुझे लोग ये पूछते भी है, अब देखा जाता है बाहर की दुनिया में, अगर कोई 2-3 पीढ़ी के बाद अगर कोई कमाना शुरू करता है तो वो कमाया हुआ पैसा अपने ऊपर नहीं, रादर बैंकों में ज़्यादा जमा करना शुरू करता है। एफडी करना कितना आसान था, म्यूचुअल फंड करना कितना आसान था। आपने तो हिम्मत करी ना सर गाड़ी लेने की, तो ये तो मतलब कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता होगा। मतलब मुझे ऐसा लग भी रहा था कि देखिए गाड़ी की कोई ऐसी उस वक्त कोई मेरी ज़रूरत नहीं थी कि जिसको मुझे, क्योंकि आप गाड़ी पे बात कर रहे हैं तो मैं इस पर थोड़ी सी बात, बट ज़रूरत नहीं थी। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं जिस बिज़नेस में हूँ और उस बिज़नेस में अगर इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को ड्रॉ करना चाहिए, और ख़ासकर उस वक्त में जब एक इंसान नॉन बिलीवर होता है, आपके आसपास के लोग नॉन बिलीवर होते हैं, और एक विश्वास दिलाने के लिए किसी बड़ी आवाज़ या बड़ी चोट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्योंकि एक यंग भी था मैं, और ये भी था कि गट्स भी आप जो कह रहे हैं वो भी आ गई थी, विश्वास भी था, और ऐसा लगता नहीं था कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिस पे मुझे अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत है, काम के ऊपर डाउट करने की ज़रूरत है। और प्लस अगर आज मैं एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन पाऊँ इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, और मैं उस सोच को, जो एक बनी बनाई सोच है कि भाई इस तरीके से ही ज़िंदगी चलती है, उस सोच को ब्रेक करने में किसी तरीके से कामयाब हो पाऊँ, तो शायद मैं बहुत सारे लोगों के अंदर से बेस्ट निकाल के लेके आ पाऊँगा। उस पर्टिकुलर सोच ने, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ये स्टेप लिया। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप ये करें, और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी टीम के हिसाब से अगर किसी चीज़ को परस्यू करता हूँ और टीम खुश होती है तो फिर क्या ही दिक्कत है, गाड़ी कौन सी बड़ी चीज़ है, और मुकाम बहुत बड़े बड़े हासिल करने थे। इन शॉर्ट, रिस्क है तो इश्क है जो कहते हैं, वो 100% सही डायलॉग है। लोग ही इंस्पायर ही उससे होते हैं जो रिस्क लेना जानता है। रिस्क है तो इश्क है, और क्या।
चलिए सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये गाड़ी वाली फीलिंग तो गजब की फीलिंग है। रिस्क मतलब नहीं लगा था मुझे, कभी भी रिस्क नहीं लगा था, बिकॉज बिकॉज विश्वास था कि अच्छा ही करेंगे। एक छोटा सा मेरे को अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे, हाउ वाज योर फीलिंग द डे यू सैट इन योर कार? मतलब यू आर 19 years of age. It was amazing. I was 20 at that time, not 19. So, and मतलब मेरा जो बजट था उस वक्त, तो मैं तो होंडा सिटी लेने के लिए गया था, बट मेरे साथ मेरे 2 खूंखार लोग गए थे। तो उन लोगों ने मुझे बहुत बोला कि नहीं, मतलब आपको सूट नहीं करती है ये गाड़ी। मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या सूट करता है उस वक्त। सो एंड इट वाज वेरी न्यू मॉडल एट दैट टाइम, वेरी न्यूली लॉन्च्ड इन मार्केट, एंड आई बिकेम द यंगेस्ट ओनर ऑफ होंडा सिविक इन महाराष्ट्र एट दैट टाइम, because it was my own earned money. ITR was in my name, and मतलब मुझे तो इंटरेस्ट रेट भी मुझे याद है जो मुझे शायद पे करना पड़ा। मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कार का इंटरेस्ट रेट कितना होता है। सो इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 10-11%। आई पेड 15.5% इंटरेस्ट एट दैट टाइम। आई डिडंट नो दीज थिंग्स, बट आई जस्ट वांटेड टू, मुझे मतलब वो एक मतलब एक दीवानापन था कि मुझे, क्योंकि मैंने उस ड्रीम को बहुत बार अपनी कई बार ऐसे सपनों में देख लिया था, नींद में देख लिया था कि मुझे अपनी गाड़ी चाहिए और मैं इस चीज़ को, और उसके लिए मेहनत जब इतनी हुई थी तो विश्वास, बहुत मेहनत हुई थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह सकता कि इट वाज कि ऐसे ही बस फ्लॉ में आ गया था। तो बहुत मेहनत जब हुई थी उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ जब चाहिए ही चाहिए थी तो हुई वो चीज़। ये सर मतलब शॉर्ट में अगर बताए, गाड़ी वाली फीलिंग अगर बताए तो सर वो एज है उसमें कर लेना चाहिए। अगर कर ले तो जिंदगी भर हेकड़ी मार सकते हैं इस बात की। हाँ, मतलब गाड़ियाँ तो सब लेते हैं, इसमें क्या है, बट बात ये है कि गाड़ी, मैं नहीं चाहता कि आपके पास 50,000 रुपये हैं, 1 लाख रुपए हैं, 2 लाख 1 लाख रुपए हैं, और आपने 8-8 लाख 9-9 लाख रुपए के लोन लेके और EMIs पे आपने इस तरीके से, और बिना कैपेसिटी के आपने किसी को शो ऑफ करने के लिए आपने गाड़ी ली। जब मैंने गाड़ी ली थी 14 लाख की, तब भी मैंने 7 लाख रुपए से ज़्यादा का डाउन पेमेंट किया था। सो और उस वक्त भी मेरी हफ्ते की इनकम 1 लाख रुपए थी। सो मेरे लिए कोई ये ऐसा कोई रिस्की प्रोपोजिशन नहीं था कि मुझे इसका रिस्क लेना है और उसके हिसाब से करना था। बट यस, एक पॉइंट तो प्रूव ज़रूर करना था कि जो मैंने डिसीजन लिया था, जो मुझे पूरी दुनिया कहती थी कि नहीं ये तुम्हारा डिसीजन गलत है, एक पॉइंट प्रूव करने के लिए ज़रूरी हो सकता था शायद उस वक्त। और वो पॉइंट मुझे नहीं लगता कि मुझे बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे दुनिया में किसी को प्रूव नहीं करना। और अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में मैंने दुनिया को क्या ही प्रूव करना था, मैंने अपने आप को प्रूव किया कि हाँ, तूने जो डिसीजन लिया था वो एक अच्छा डिसीजन था। फीलिंग टू सिट इन दैट कार इज़ अमेजिंग, बिकॉज मेरे घर की होंडा स्प्लेंडर के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी गाड़ी थी, ये 14 लाख रुपए की गाड़ी थी। सो इट वाज अमेजिंग। और होंडा सिविक तो उस वक्त जो न्यू मॉडल आया था, देयर वाज अ स्पीडोमीटर का रिंग था, उसमें डिजिटली स्पीडोमीटर चलता था। आई डेंट नो हाउ टू ड्राइव एट दैट टाइम। तो शोरूम से बाहर निकालने के लिए भी मुझे कई बार गाड़ी स्टार्ट करके बंद करनी पड़ी थी। सो आई हायर्ड अ ड्राइवर टू गेट माई कार फ्रॉम नागपुर टू मुंबई। वहाँ से भी मैंने मतलब सीखते सीखते फिर उसी गाड़ी भी सीखी। सो इट वॉज जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि द डिसीजन विच आई मेड एंड द डायरेक्ट सेलिंग जो इतने सारे लोग कहते हैं उस वक्त, और जो तरीका था समझाने का, मुझे नहीं पता कि सिर्फ क्योंकि ऑडिटोरियम्स, हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में पहुंच गए थे, लोग हमारी बात जान रहे थे। कॉलेजेस में, कई सारे कॉलेजेस में लोग हमें जानने लगे थे। मुंबई के कई सारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम I needed to prove my point, and that was the way to prove my point. चलिए सर, मतलब गाड़ी वाला एक्सपीरियंस तो बढ़िया ही था। थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा सोचते हैं। अब एक गाड़ी हो गई सर, ये सब कुछ हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ और आपने अपने अलग अलग स्टेज से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये बातें बताई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ले दे के ये आता है लोगों का बिजनेस। गाड़ी में बैठते हैं 4 लोग, 4 को मोटिवेट किया जा सकता है 4 के जरिए, और 4 मतलब 16-20 लोगों को आप कुल मिलाकर इंस्पायर कर सकते हो, अपने साथ चला सकते हो। लेकिन है तो लोगों का, और यंगस्टर्स आर सो इम्पेशेंट दीज डेज दैट दे कैन नॉट इवन हैव कांस्टेंट फ्रेंड्स। स्कूल बदलती है, दोस्त बदल जाते हैं। तो ये बिजनेस तो डिमांड करता है जिसके साथ दोस्ती करी जाए, उसके साथ दोस्ती लंबे समय तक निभाई जाए। तो ये रिश्तेदारी वाला सीन क्या है? मतलब इस बिजनेस को वैसे भी रिलेशनशिप बिजनेस बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग को। तो ये बिल्ड करने का पेशेंस हो गया, या उसको बिल्ड करने का जो नॉलेज, इन्फो, इंटेंट कह लो, जो भी है, ये सब कुछ लगता है, ये कहाँ से आता है सर? मतलब देखिए, मतलब आप जब अपने काम को पूरी आस्था से करते हैं ना, तो वो इंटेंट
मतलब आपके पास आ जाता है। मतलब जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो पहली बात जो मुझे मेरे सीनियर्स ने समझाई थी कि जी लगा के बात करो, दोस्तों को जी लगा के बात करो। तो मतलब ऐसा लगा कि कुछ अच्छा करना है, मतलब एक फील गुड फैक्टर आया, या फिर कि नहीं मुझे एक अच्छे से बिहेव करना है। सो देयर वाज अ फर्स्ट चेंज इन माय लाइफ। कॉलेज में आप जानते हैं कि कॉलेज में एक दूसरे को दोस्तों से किस तरीके से हम बात करते हैं कि नहीं अब आज से आई विल नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ टू एनी फ्रेंड ऑफ माइन और मे बी एनी वन अराउंड। सो मतलब एक एक चीज़ जो अपने अंदर गलत थी उसको ठीक करने का एक इंटेंट आना शुरू हुआ। और जब आप बहुत ईमानदारी से किसी काम को कर रहे होते हैं, और किसी ने मुझे इस बिज़नेस में ऐसा समझाया कि इस बिज़नेस को आप अपने से ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए ये बिज़नेस में, क्योंकि आप जब दूसरों की मदद कर देंगे, अच्छी तरीके से कर देंगे और एक अच्छे इंटेंट से कर देंगे, तो आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर द ओनली प्रॉब्लम मुझे कई बार जब यहाँ पे नज़र आती है लोगों को, जब मैं देखता हूँ, तो शायद मतलब वो इस बात को भूल जाते हैं कि आप किसी बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने से पहले आप उस अकाउंट से कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट विड्रॉ बिफोर डिपॉजिटिंग। सो इन द रिलेशनशिप ऑल्सो इट दिस फॉर्मूला अप्लाइज कि कल आप उम्मीद तो करते हैं कि आपको यहाँ से बहुत कुछ अच्छा मिलना चाहिए, आपको इस इंसान ने ऐसे बिहेव करना चाहिए, इस इंसान ने इस तरीके से काम करना चाहिए, इस इंसान ने इस तरीके से इन्विटेशंस करनी चाहिए, प्रेजेंटेशंस करनी चाहिए, या वट एवर दैट मैटर। बट आप इस बात को भूल जाते हैं कि इस इंसान से मुझे क्या उम्मीदें हैं, उससे पहले कि आपको इस इंसान के लिए अपने आप से क्या उम्मीदें हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट डिपॉजिटिंग अ लॉट इन अ रिलेशनशिप, यू नीड नॉट think about the withdrawal that needs to be taken out from that relationship, or maybe आपको कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि आप कुछ withdraw कर रहे हैं, it will automatically come into your account. So relationship is not a one-way process, it's a two-way process, and rather if we think about just by ourselves, आप इस relationship के पूरे charm को lose कर जाते हैं. So first think about giving in order to receive. That's what I believe in. बट डू यू थिंक ये जो द समाज है हमारा, द सोसाइटी ऑफ इक्वल्स, जैसे किसी बड़े का किसी छोटे के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेना या कुछ देना संभव है हमारे सोसाइटी अनुसार, हमारे सामाजिक कायदे कानून अनुसार, लेकिन किसी इक्वल्स में देना, जैसे आप कह रहे थे कि जी कहना है, रिस्पेक्ट देनी है, सर कहना है, ये किस हद तक संभव था? अटपटा तो था शुरुआत में, बिल्कुल अटपटा था, लेकिन इसी ने शायद वो प्रोफेशनलिज्म, इसी ने शायद वो बिजनेस गैप उन दोस्तों के बीच में क्रिएट किया जो कि अपने आप में हर किस्म की हरकतें किया करते थे। वो एक डिफरेंस आया नॉर्मल जनरल लाइफ में। अदरवाइज तो शायद इस बिजनेस में पहले दिन रिजल्ट तो बाद में आया, लेकिन जो कुछ लोगों के बीच में जो एक फीलिंग का क्रिएट होना कि नहीं अब हम कॉलेज लाइफ के अलावा भी कुछ और क्रिएट कर रहे हैं साथ में, इन छोटे छोटे चेंजेस ने उस चीज़ को मुझे लगता है इंक्लूड किया था हमारी लाइफ में, एंड इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स ट्रू सर। मतलब मैं भी जानता हूँ वो जो ग्रुप जिसकी आप बात कर रहे हैं, सरदार पटेल कॉलेज में जो ग्रुप आया था, तो उसमें से एक बंदा, जैसे आप कह रहे हैं आप खुद बिहार से थे, दरभंगा से थे, एक जयपुर से था, एक नागपुर से था, एक औरंगाबाद से था, एक पुणे से था, एक नासिक से था, कोई कर्नाटका से था, ऐसे सारे अलग अलग लोग इकट्ठा आए थे। तो भाषा अनेक, फूड चॉइसेस अलग, मतलब विचार अलग, येट इन 10 लोगों की मिलके एक टीम बनी ना सर। तो ये क्या है, ये बॉन्डिंग क्या है? मतलब एक इंटेंट मुझे समझ में आ रहा है कि बट देन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे दीज आर 10 डिफरेंट ब्रिक्स. How do you tie them together? How do you get them to stick together? I think most of the people got connected by seeing my passion to it, because earlier nobody understood what I was doing. That I can acknowledge 100%. Passion तो sir, मतलब no doubt about it. But then just for an example, just to give an additional, उसमें मैं बताऊँ तो we were not known earlier, मतलब हम पहले से जानते नहीं थे. The only मतलब हमारी पहचान ही इस बेसिस पे हुई जब हमने ये काम एक साथ उठाया करने के लिए. तो ये कहाँ, क्योंकि हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं था कि हम जाके आपसे दोस्ती करें, लेकिन आपकी तरफ से वो प्रयास था कि ये मेरी टीम के लोग हैं और इनसे रिलेशन होना चाहिए. ये कैसे बिल्ड होता है सर? खास करके आज जरूरी है लॉकडाउन जैसे समय में जहाँ पे लोग जूम पे ही एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, तो मुझे लगता है ये बॉन्डिंग में बड़ा मदद मिलेगी अगर आप बता पाए ये कैसा होता है. तो आप अगर उनके बारे में सोचते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ है ऐसा जो शायद आज अगर आप इनको दे दें तो कल ये अपने लिए भी एक एसेट बन सकते हैं और आपके खुद के लिए भी एक एसेट बन सकते हैं. और अगर आपका विजन थोड़ा सा लंबा चलता है और आपको नज़र आता है कि आप सिर्फ किसी काम को छोटे वक्त के लिए नहीं कर रहे, कोई
ट्रायल बेसिस पे नहीं कर रहे, अगर आप पूरी तरीके से श्योर हैं कि एक सिस्टमैटिक पैटर्न है जिसको कल आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, आपके अंदर से ये आवाज़ उठेगी कि आपके ग्रुप के कॉर्नर में भी या फिर 200 किलोमीटर दूर भी कोई इंसान बैठा है, आप वहाँ जाके उस इंसान को आज समझाएं, ताकि कल अगर उसको ये बात समझ में आ गई तो आपके ग्रुप की एक बहुत बड़ी एसेट बन सकता है। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था क्योंकि मेरे जो सीनियर्स थे, मुझे अकेले को समझाने के लिए, वो जब 1500 किलोमीटर से दिल्ली से जब बॉम्बे आते थे, तो मेरी बात को समझ सकता था कि इस बिज़नेस के डेप्थ में और गहराई में बहुत डेप्थ है इस बिज़नेस में, और इसमें आपको लोगों को सर्विस देने से आपको जो रिटर्न आ सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन हम और आप शायद कितनी भी कम आके आप उम्मीद नहीं कर सकते कि रिटर्न कितना बड़ा आ सकता है। तो येस, अगेन इट इज़ अ बिजनेस ऑफ गिविंग फर्स्ट। मतलब एक इंसान को आप तैयार करें, एक कोच जब एक प्लेयर पे साथ मेहनत करता है तो वो प्लेयर कल कितने रन बना सकता है इसकी, और वो उसकी ज़िंदगी में तो उसके काम आता ही आता है, बट कोच का भी नाम उसके साथ साथ बनता चला जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी विद योर टीम, बी विद योर प्लेयर्स। यू नेवर नो कि कल का आपका कितना बड़ा, क्योंकि मैं विशाल जी एज अ पर्सन, मुझे आप कितना बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे मुझे इसका बात का आइडिया नहीं था। मुझे आपके डाउनलाइन में एक लीडर थे, मुझे उनके साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ था, आप एसेट बन के बाहर निकले। सो कल कौन क्या बड़ा बन सकता है और कितना बड़ा एक क्रिएशन का प्रोसेस में वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको हर एक कॉर्नर में, नूक एंड कॉर्नर में जाके मदद करनी चाहिए, जिससे कि आप कोई चांस मिस ना कर जाएं। बेसिकली आम की गुठली बो दो तो उसमें अल्फांसो बनने का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बस आम बन जाए इतना भी प्रेशर काफ़ी है उसके लिए। मतलब गीता में ही लिखा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म में ही पूरी ईमानदारी है तो फल अच्छा बनेगा ही बनेगा। फल का नाम विशाल गिरी अपने आप ही आएगा। थैंक यू सर। और मतलब जस्ट टू गो डीपर इनटू इट, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आई फील पीपल आर ओके विथ सेल्स सम हाउ। अगर सही चीज़ें अगर अगले इंसान को बता दी जाए, सही टाइमिंग पे बता दी जाए, सेल तो हो जाती है, बट लोगों को टिकाना एक बहुत बड़ा काम है। जो टिका पाया वही सब कुछ है। लोगों को टिका पाना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखें तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत जल्दी लोगों के, जैसे सोशल मीडिया पे भी, आप ऐप में भी देखें तो एक मोबाइल पे एक इंसान कितनी देर में कितने सारे ऐप्स को बदल देता है। सो पीपल आर नॉट स्टक टू वन थिंग, या लोग इनफ एक टाइम नहीं देते, ना ही रिलेशनशिप को एक इनफ टाइम दिया जा रहा है, ना ही किसी एक सिस्टम्स को। एंड इन दिस वर्ल्ड आई थिंक जहाँ पे सोशल मीडिया पे ऐसा दिखता है कि दूसरों की ज़िंदगी बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ गई, एंड एवरी वन हु हैज़ टेकन अ मोबाइल phone and a camera, he is portraying that his life is amazing, and in that portrayal only he is earning money. Whether his life is amazing or not, it is मतलब none of his concern, but वो पोर्ट्रे करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो एक शायद आर्टिफिशियल और सुपरफिशियल सी लाइफ अराउंड यूथ बनती चली जा रही है, जहाँ पे एक ईजी तरीके से पैसा कमाना, या जल्दी पैसा कमाना, या फिर कोई शॉर्टकट से पैसा कमाना, ये एक मैकेनिज्म बनता चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल भी इसके ऑपोजिट है। कुछ लोग हैं जहाँ पे इसको शॉर्टकट तरीका मानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टमैटिक पैटर्न है इसको। 16 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। अगर ये कोई शॉर्ट टर्म बिजनेस होता तो कब का मैं अभी तक यहाँ से उठ चुका होता, या फिर ये बिजनेस खत्म हो चुका होता। एक पूरा पैटर्न है, जिसने समझा वो समझ गए, जिसको नहीं समझ में आया उसको तो आज भी वही लगता है कि ये उस तरीके का बिजनेस है। सो इसको पूरे अगर स्टेप्स बाय स्टेप्स इसको पेशेंस के साथ किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा लोगों के साथ, सो यू कैन नॉट बी इम्पेशेंट। परफेक्ट। ये रिलेशनशिप तो सर मतलब बड़ा कमाल का टॉपिक है, मतलब जितना इसके अंदर घुसते जाओ उतना कम पड़ेगा ये सारा का सारा। आपको अगर याद होगा सर, हम एक बार गोवा भी गए थे, और गोवा में 3 दिन के कॉन्फ्रेंस का पूरे 3 दिन अगर आप उसमें अगर आप कह दो रोज के 12 घंटे भी बैठ रहे तो 36 घंटे 40-50 घंटों का एजेंडा ही एक था, रिलेशनशिप। मतलब वो कहते हैं ना सर, 3 शिप पे ये बिजनेस चलता है, उसमें से एक रिलेशनशिप था। मतलब ये तो सर मतलब हैंड्स डाउन, इसमें मेरे को कोई दो राय नहीं है कि सर रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए। बट देन अगेन आई विल कम बैक टू द सेम वन, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग दिस आउट ऑफ अ यंगस्टर who is so self-centric that even technology had to evolve into a regular camera to a selfie camera। ऐसी दुनिया में जहां सेल्फ का प्रोफाइलिंग बनता है, सेल्फ फोटो निकाला जाता है, जैसे सेल्फी कहा जाता है, और उसके ऊपर पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट योर पिक्चर्स,
नॉट द वर्ल्ड पिक्चर्स। वर्ल्ड पिक्चर दुनिया भर के सुंदर नज़ारे ये सब कुछ तो गूगल पे मिल जाते हैं। तो जब पूरी दुनिया मैं पे फोकस्ड है एंड यू आर इन सच अ पोजिशन, you are so popular amongst people that people had named our team as RTO. RTO as in stands for Raghu Tekriwal Organization. For a kid who's 20-year-old, जिसने 14 लाख की गाड़ी भी ले ली है, तारीफ पे तारीफ हो रही है और उसके नाम पर टीम भी बन जाए, what kept you grounded? How does it feel? First of all, तो how does it feel कि वो आपके नाम पर कोई टीम बन जाए? And how does it feel? How do you keep yourself grounded so that ये नाम खराब ना हो, टिका रहे? देखिए, नाम पे टीम बनना वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से ये बना। कनेक्टिविटी थी लोगों की, लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और शायद हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे और लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे तब ये नाम टिका रहा। जब कोई आरटीओ कहता है तो मैं उसको ऐसा नहीं मानता कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे नाम की ऑर्गेनाइजेशन है। वो नाम बन गया, चलिए वो बन गया, लेकिन मैं भी अपने आप को उतना ही इसमें हिस्सेदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता हूँ कि इस नाम में जो इज़्ज़त कमाई है इतने सालों में, कभी वो मेरी वजह से ख़राब ना हो और ना ही हमारे ग्रुप में कोई भी एक ऐसा इंसान बने जो इस इज़्ज़त को या फिर जो इस नाम को और बड़ा करने में या और अच्छा कंट्रीब्यूट करने में उसमें कोई कसर छोड़े। क्योंकि एक ब्रांड बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है, बिगाड़ने में तो क्या ही लगता है। सो ये जो नाम है ऑब्वियसली एक अच्छी फीलिंग है। और आपने जो दूसरी बात कही कि ग्राउंडेड कैसे रहना है, ग्राउंडेड रहने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि क्योंकि जब आपको ये दिखता है कि आप बहुत बड़े बन गए हैं, तब शायद आपके अंदर एक घमंड की फीलिंग आती है या आपके अंदर एक आपको लगता है कि आपने जीवन में बहुत अचीव कर लिया है। क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हों जहाँ पे आपको लगता है कि आप उनसे बहुत अच्छे हैं, शायद मेरे आसपास के लोग ऐसे हमेशा रहे हमारे सीनियर्स में, जिन्होंने हमें एक बहुत बेहतर ज़िंदगी पहले ही दिखाई या फिर एक बड़ी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है। और जिन अप्लायंस के साथ हम सब लोगों ने काम किया, उन्होंने हमेशा कभी भी पैसे से घमंड आने वाली फीलिंग को कभी हमारे सामने आने ही नहीं दिया और हर वक्त ये बताया कि जहाँ पे तुम आज पहुँचे हो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अच्छा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, वो नंबर्स क्या होते हैं, उस नंबर की डेफिनेशन कभी हमारे दिमाग में फिट ही नहीं बैठी कि ये अच्छा हो गया। और यही एक वजह थी कि जब अच्छा ही नहीं पता था तो हम करते चले गए और करते चले गए, तो इस बात में पता ही नहीं चला कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि अब तुमने बहुत अच्छा कर लिया। हमें तो उस वक्त भी नहीं लगा था जब एक हफ्ते के 1,000 लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे और हमारी उम्र 21 और 22 साल की एज में, जहाँ हम अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से किसी बात के लिए समझा नहीं पा रहे थे, वहाँ हमारी बातों को हर हफ्ते 1000 लोग समझ के हमारे कॉन्सेप्ट पे हामी भर रहे थे और हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ एक उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़ते जा रहे थे। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि हालांकि 21 साल की एज में भी 4 लाख रुपए की इनकम एक बहुत बड़ी इनकम हुआ करती थी। मुझे याद है कि कॉलेज में एक बार मैं अपनी वीक का चेक देख रहा था, तो मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। तो जब चेक खुला और उसमें दिखा कि चेक है, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, ये लड़की ने पूछा, ये रघु, ये तेरा चेक है? मैंने बोला हाँ मेरा चेक है। यार एक महीने के तो 70,000 कमाता है। उसका 70,000 का चेक था। मैंने बोला कि नहीं यार, ये महीने का नहीं है, ये तो इस हफ्ते का चेक आया है। तो थोड़ी देर के लिए तो वो चुप हो गई एंड देन उसका स्टेटमेंट था कि तो फिर पढ़ाई क्यों करता है? आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट थिंग। तो आई सेड टू हर कि यार पढ़ाई की तो अपनी जगह है और तो क्या 4 लाख रुपए मैंने भी यहाँ से कमाऊँगा और पढ़ाई उसके बाद भी पढ़ाई करूँगा। तो ये जो शिक्षा थी कि पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई के साथ जो मैं टाइम वेस्ट करता हूँ या फिर जो वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं मानता, मैं तो इसको पढ़ाई के साथ, पढ़ाई की एक एजुकेशन सिस्टम है जो थ्योरेटिकल हमारी ज़िंदगी में चलती है, जिससे कि हम मे बी वी आर गेटिंग रेडी फॉर अ जॉब, बट ज़िंदगी में रेडी होने के लिए, लाइफ में रेडी होने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग आपको शिक्षा दे सकती है, वो कॉलेज की एजुकेशन तो शायद नहीं दे सकती। सो मेरे लिए तो ये वैसे भी एक एजुकेशन का हिस्सा रहा। तो मैं हमेशा ये मानता था कि अपनी थ्योरेटिकल एजुकेशन ने जो पैटर्न्स बना हुआ है सोसाइटी का, वो तो हमको करना ही करना है, बट इस एजुकेशन के थ्रू हम और अगर ग्रो कर सकें देन व्हाई नॉट। या ट्रू। मैंने आमिर खान के बारे में ऐसा सुना था कहीं पर कि जिस दिन आमिर खान ने अपने घर वालों को जाके कहा कि मुझे अभी बीकॉम की पढ़ाई नहीं करनी है, कॉमर्स की पढ़ाई नहीं करनी, मैं फिल्मों में जाना चाहता हूँ,
तो पूरे खानदान को उन्होंने बुला लिया कि देखो हमारा बेटा तो बिगड़ गया, अभी वो पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहे हैं। तब उसने शायद अपने मम्मी से एक बात कही थी कि मैं कॉलेज की पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया की एक पढ़ाई करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो काम भी बिना सीखे तो हो नहीं पाएगा। तो वो सीख रहा हूँ तो एक टाइप की पढ़ाई ही है, और क्या ही बुराई है उस चीज़ में। बट देन आपने एक बहुत सही बात कही कि बहुत बार लोग ये समझते हैं कि एक तो पैसा कमा लो या तो पढ़ाई कर लो, दोनों नहीं होता। दोनों अलग अलग चीज़ मानते हैं। हाँ, जबकि एक हाथ देखा जाए तो पैसे से पढ़ाई और पढ़ाई से पैसा है। पर बहुत लोग हैं पैसे कमाने वाले लोग, तो पढ़ाई, तो उनके पैसे कमाने का प्रोसेस ही एक एजुकेशन। अगर आप बहुत अच्छी बिजनेस क्लास फैमिलीज़ में जाएंगे, जैसे मुझे याद है कि मैं बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी तो बहुत अच्छी एजुकेशन बचपन में हुई थी जब मेरे पापा का सिनेमा हॉल था, और सिनेमा हॉल से जब भी मतलब पैसों का बंडल आता था, क्योंकि उस वक्त बहुत अच्छी सेल थी, बाद में तो ये बिज़नेस फ्लॉप हो गया था, तो वो हम सारे बच्चों को बिठा के छोटे में ही पैसों को गिनवाने के लिए लगवाते थे कि गिनो बैठ के। तो ऐसे बहुत सारे हमारी फैमिलीज है जहाँ पे हमारे बच्चों के सामने घर वाले पैसे भी नहीं निकालते, और हमारी फैमिली में उस एजुकेशन को दिया जाता था कि बैठो, क्योंकि मैंने 1-1 लाख रुपए के नोट, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए घर में कैश खुद से अपने हाथों से 6 साल 7 साल की एज में गिनने शुरू किए थे। सो पैसे को बहुत नज़दीक से देखा है, ज़्यादा पैसों को भी बहुत नज़दीक से देखा, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ किताब से पढ़ाई करना और उसके बाद ज़िंदगी को परस्यू करना वो पैटर्न नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप पैसे को भी सीखने का हुनर सीख रहे हैं, वो किसी पढ़ाई से कम थोड़ी है। और डायरेक्ट सेलिंग उस चीज़ को आपको मौका देती है, छोटी एज में मौका देती है, पढ़ाई के साथ मौका देती है, अपनी जॉब के साथ मौका देती है, अपने बिजनेस के साथ मौका देती है। एब्सोल्युटली। आई ऑल्सो रिमेंबर सर, मेरा चाइल्डहुड में, बचपन में, तो मेरे पापा मुझे बहुत बारी वो SBI का एक फॉर्म भरवाते थे। कहते बेटा लिखो यहाँ पे, आप मम्मी का नाम लिखिए, उनका अकाउंट नंबर लिखिए, पिछले पन्ने से देखकर लिखना होता था, और फिर 100 रुपये का नोट हाथ में देते थे और कहते थे यहाँ पे फिल करो, 100 रुपये का नोट, एक नोट है, नीचे 100 रुपये लिखिए, साइन करिए जमाकर्ता का। और मेरे घर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर SBI बैंक था, मैं साइकिल से जाता था। 100 रुपये मम्मी के नाम के, 100 रुपये पापा के नाम के, और बैंक में जमा करने के लिए मुझे भेजते थे। आई वॉज अ किड, मतलब मे भी शायद 8-9th में रहूँगा। और सही बता रहा हूँ सर, इतनी एम्बेरसमेंट होती थी मेरे को, वहाँ पे लोग इतनी बड़ी बड़ी गड्डी लेकर आते थे और मैं 100 रुपये का नोट, एक तो हाइट भी नहीं मैच करती वो जो अकाउंट में जमा कराने वाला होता है, बट आई यूज्ड टू बी द ओनली किड, एंड यू कैन इमेजिन व्हाट SBI लुक्स लाइक दोज डेज, यूज्ड टू लुक लाइक दोज डेज। और उसमें जाके मैं करता था, बट आज शायद ये रिलेटेबल है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ये पैसों करना से जोड़ना चाहिए लोगों को, बच्चों को। और पैसे को, जो हमारे समाज में पैसे को बुरा माना जाता है, या फिर उसको लगता है कि इसको देखने की या इसको समझने की एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। बट पैसे को बुरा मानने से अच्छा है कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये अगर सिखा दिया जाए तो पैसे ज़िंदगी में बुराई नहीं लाएंगे, आपको अच्छा ही अच्छा देंगे, आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा देंगे, आपके लिए एक बेटर लाइफस्टाइल देंगे। एक ही ज़िंदगी मिली है सारे लोगों को, अगर वो भी सिर्फ अपने पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से स्टेंजी वे से जीना पड़ जाए तो फिर तो बेकार ही है ज़िंदगी को जीना। वेरी वेल सेड सर, सो ट्रू, सो ट्रू। इंस्टेड ऑफ क्यों उसे इविल कहे, एक तो मेरे को लगता है आज के दुनिया का नेसेसरी इविल है, और अगर कहा भी जाए, वैसे देखा भी जाए, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, नहीं, लैक ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। ना देखा है, ना छुआ है, और पहली बार हाथ में आया तो क्या करे पता नहीं चला, इसलिए लोगों की कहानियां ऐसी हैं। समझाना चाहिए शुरुआत से पैसों को संभालना कैसे है, गलत आदतों में क्यों नहीं पड़ना है, और अल्टीमेटली अगर हमारे पास स्टोरीज़ हैं जहाँ पे गलत करने से, पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से क्या ज़िंदगी में बुरा हुआ है, जिस तरीके से हम बाकी चीज़ें सिखाते हैं कि किसी की बुराई मत करो, किसी के यहाँ चोरी मत करो, किसी को दुख मत पहुँचाओ, उस तरीके से पैसों का भी गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका नुकसान तो होगा ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी कि पैसा ही बुरा हो गया। सो ट्रू सर, इट इज़ अ रॉन्ग परसेप्शन। सही है, मतलब वही है ना सर, एजुकेशन लेने के लिए पैसा लगता है, और एजुकेशन के बाद में पैसा कमाओगे तो एजुकेशन जस्टिफाई हो पाता है। दो पैसों के बीच में एजुकेशन फंसा है और एजुकेशन कह रहा है पैसा खराब है, कैसे संभव है? थेरेटिकल बनाया गया है, और ये एजुकेशन पे जो बनाई गई है वो एक विचारधारा को फिक्स करने के लिए बनाई गई है कि आप इसी तरीके से ज़िंदगी को जियो। सिक्योरिटी को इतनी प्रायोरिटी दी गई है कि सिक्योर बनने के चक्कर में बड़ा बनना ही भूल गए हैं। तो जब तक हम सिक्योरिटी को अपनी ज़िंदगी से छोड़ेंगे नहीं, तब तक तो मुश्किल ही लगता है कि बड़ा बनना, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे को हमेशा ही कट करती हैं। उस रास्ते में एक दूसरे का आना मुश्किल होता है इन दोनों चीज़ों का। सो
एक तरफ तो एक ऐसी ज़िंदगी है जो कंफर्टेबल है, जहाँ पे आपकी सारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जहाँ पे आप उम्मीद करते हैं। अब मुझे कई बार ये भी तो लगता है ना कि आप और हम जिस एजुकेशन को या जिस पैटर्न में आज इतना बड़ा देश चल रहा है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रन कर रही है, आज आप देखें, जब हम लोगों ने इंजीनियरिंग करी थी तब इंजीनियरिंग की फ़ी 50,000 रुपये महीने की थी, और उस वक्त जो पैकेज लगता था वो 3 लाख रुपए एवरेज लगता था। आज इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एवरेज फ़ी 2.5 लाख रुपए, लेकिन आज भी पैकेज जो लगता है वो 3 लाख रुपए का लगता है। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ गई है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन वो घटता चला गया। अब आप 2.5 लाख रुपए, जिसके पास पैसे नहीं है वो 2.5 लाख रुपए लेके 4 साल पढ़ाई करेगा, 10 लाख रुपए उसके वो खर्चे हो गए। 4 साल का रहने खाने पीने का खर्चा 15 लाख 20 लाख रुपए उसके वो खर्चे हो गए। उसके बाद जब वो 3 लाख, उसमें उसका जो इंटरेस्ट बनता है, लोन बनता है, वो कई बार इतना हैवी हो जाता है। अब 3 लाख रुपए का उसका पैकेज लगा 20,000 रुपये, अगर बढ़ते भी हर साल 10% की स्पीड से भी बढ़ता है, तो 10% की स्पीड से उसकी सैलरी बढ़ती है, 8% की स्पीड से महंगाई बढ़ती है। तो महंगाई की चोट में या फिर उस ज़िंदगी को, अच्छी ज़िंदगी को चेज़ करने के प्रोसेस में उसकी ज़िंदगी के कई बार बहुत अच्छे साल निकल जाते हैं। देर आर पीपल हु आर डूइंग गुड, अच्छे कॉलेजेस से बाहर निकल के लाख रुपए की जॉब से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद 2 लाख 5 लाख रुपए की जॉब्स तक पहुँचे, बट वो नंबर्स कितने हैं? सो एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर दुनिया वालों को सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ एजुकेशन क्यों होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए कि आपके दिमाग को एक ओपननेस मिले, आपके दिमाग को अगर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एजुकेशन ले ली हमने, 18 साल 20 साल की अपनी एजुकेशन ले ली, लेकिन उसके बाद भी खुद के दम पे पैसा कमाने की एबिलिटी नहीं आई, जब तक कोई नौकरी नहीं देगा तब तक मैं पैसा ही नहीं कमा सकता, तो मेरी उस एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि तो मुझे तैयार किया है कि कोई मुझे नौकरी दे और मैं उसके यहाँ उस काम करने के लायक बन पाऊँ। तो मेरे एजुकेशन का तो ये मतलब, जैसे कि एक पुराने वक्त में अपने एक माँ बाप जिसके पास कोई स्किल होती थी पैसा कमाने की, वो अपने आने वाली जनरेशन को एक स्किल देता था जिससे उसका बच्चा पैसा कमा सके। बट आज 18 साल की स्किल लेने की जिस एजुकेशन सिस्टम में हम जाते हैं, उसके बाद भी पैसा कमाने के लिए किसी और के घर में नौकरी करने के अलावा दूसरा उपाय समझ में नहीं आता। वो हेल्पलेसनेस आ जाती है इतने बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े लिखे लोगों के बीच में कि अगर कोई नौकरी नहीं देगा तो अब क्या करें? नौकरी ही नहीं है तो पैसा कैसे आएगा? इस हेल्पलेसनेस को किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So true. And that can be done at this age. That 17, 18. इस एज में स्कोप है। एक बार शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ जाती है कि आप चाह के भी जो आप ज़िंदगी में डिसीजंस लेना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ परस्यू करना चाहते हैं, वो जो विंडो है वो आपके लिए ख़त्म होता चला जाता है। एंड बेसिकली सर बात ये पैसे की भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये जो मीडियोक्रिटी है लोगों के दिमाग में, उससे ब्रेक करके एक्सेलेंस की तरफ जाने वाली बात है। फिर वो पढ़ाई क्यों ना हो? इसलिए भी आई भी है क्योंकि हमारे देश में गरीबी इतनी है, तो गरीबी से मीडियोक्रिटी अच्छी लगती है। हाँ, अंधों में काना राजा। हाँ, इतनी ज़्यादा गरीबी देखी है हमारी जनरेशंस ने, हमारी पुरानी जनरेशंस ने, कि उसके बाद जब एक ऑफिस में जाना, एक रेस्पेक्टेबल ऑफिस में जिसमें एसी लगा है और भले काम वहाँ पे जो भी करवा लें आपसे, लेकिन कहने के लिए एक बड़ी कंपनी का बैनर, आपका ब्रांड लग गया है, तो फिर उसमें ठीक लगता है। बट जॉब सेटिस्फैक्शन तो आपको भी पता है कि हमारे देश में 90% लोग अनसेटिस्फाइड हैं। वो काम जिसको वो पूरी ज़िंदगी करेंगे, जो उनकी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा बनेगा 40 साल, उसमें वो खुश नहीं है, जहाँ पे मेजर टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ इस वजह से करते हैं कि अगर पैसा आ रहा है और बिल्स पे करने, जो कि ज़रूरत है, इसको हमको करना ही चाहिए। लेकिन अगर 18, 19, 20 साल की एज में अगर ये मौका मिलता है कि जहाँ पे आप चूज़ कर सकें वो काम जिसको आप पसंद करते हैं और जिसके लिए आपको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है कि कब घर जाना है, और रात के 2 बजे भी अगर आपको किसी का कॉल आए और आपके अंदर से ये इच्छा है कि मुझे इसकी मदद के लिए करने के लिए पहुँचना, उस काम को ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरी ताकत लगा के उसको परस्यू करना चाहिए। ज़रूर ज़रूर। सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मतलब आपकी ज़िंदगी के भी हो गए, ये डायरेक्ट सेलिंग के भी हो गए, पैसे, एजुकेशन हम लोगों ने बात करी। आई नो, मतलब इट बिकम्स कि बात करते जाए और ये चलते जाए तो ये सिलसिला बड़ा लंबा चले और अच्छा ही होता है। और हम आते भी उसी, मेरे ख्याल से, स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं जहाँ पे बात करते रहो, मतलब 10-12 घंटे बात करेंगे, कुछ बढ़िया तो निकल आएगा ही आएगा। बट जस्ट टू मेक इट इनफ फॉर लोगों को उस छोटे से इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल पाए। मुद्दा तो यही था समझने का कि ये है क्या। तो इस पूरी इंडस्ट्री को आज डायरेक्ट सेलिंग का नाम है, एक अच्छा दर्जा मिला है 2016 के बाद में। इन स्पाइट ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउन्स, एवरीवन सीम्स टू बी डूइंग फाइन। बट मतलब
सिर्फ एक on a parting note, I really want to know, not all that, those scientific journals and economic financial journals talk about it, ऐसे statistics बहुत सारे हैं, बट आपका एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन क्या है, आपके उस इमोशनल क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग क्या है इस इंडस्ट्री को लेके, हाउ डज इट वर्क, और लोगों को किस हद तक ये छू के मदद कर सकती है? अगर उसके ऊपर थोड़ी सी, अगर आप ऑन अ पार्टिंग नोट इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन दैट. मतलब डायरेक्ट सेलिंग जो 15-16 सालों में मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है. मैंने इस बात को समझा है कि मतलब ठीक है, एक प्रोडक्ट है, अगर आपके पास उस प्रोडक्ट को पहुंचाने का तरीका सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे नहीं हो सकता. आप किसी भी तरीके से उस प्रोडक्ट को किसी एक इंसान के पास पहुंचा सकते हैं. और अगर उस पूरे प्रोसेस में, जैसे मैं जब डायरेक्ट सेलिंग को देखता हूं और मुझे नज़र आता है कि अगर मैं यहाँ से जो भी अच्छी इनकम जनरेट करता हूँ, तो अगर मैं किसी इनकम को जनरेट करता हूँ, तो उस इनकम को जनरेट करने के साथ साथ मैं 2000 लोग मेरे साथ हैं जिनके घर हर हफ्ते कोई ना कोई इनकम पहुँचती है उस प्रोसेस को गेन करने में, जो अदरवाइज शायद मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में वो ऑप्शन ले लिया होता कि मैं पढ़ाई, क्योंकि अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर ही रहा था, और देयर वाज पॉसिबिलिटी कि मैं एमएस करने के लिए यूएस चला जाता और फिर वहाँ से जाके एक जॉब परस्यू करता, तो वो जो भी कुछ मैं करता और कंट्रीब्यूट करता, मैं अपनी फैमिली के लिए तो कुछ अच्छा ब्रेड विनर बन ही जाता. तो एक एंगल तो है इस चीज़ को देखने का कि वाया आपके थ्रू बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों के घर में पहुंच पा रहा है, और ऐसे लोगों के घरों में पहुंच पा रहा है. कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी केपेबल हैं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनकेपेबल हैं, और फिर भी यहाँ से, क्योंकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि ठीक है, लाइफ कैन नॉट बी इक्वल फॉर एनीवन. सबके लिए बराबरी का तो नहीं हो सकता, और जस्टिस भी ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सबके लिए इक्वल है कि और सबको जस्टिस मिलता है. बट मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ, उसको बहुत नज़दीक से देखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इंसान है जो शायद में बहुत अच्छा क्वालिफाइड नहीं है, पैसे से उसके पास इतने स्कोप नहीं, साउंड नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सपने रखता है. ऐसे में भी अगर उस इंसान की भी मदद अगर कोई इंडस्ट्री कर सकती है ना, तो उस इंडस्ट्री की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उस इंडस्ट्री ने उस इंसान को ताकत जो केपेबल नहीं था, सोसाइटी में बहुत नीचे खड़ा था, और जिसका हाथ पकड़ने के लिए बहुत लोग नहीं खड़े थे. एक डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपके पास 20 लाख रुपए आपके होने चाहिए. गरीब आदमी आज डॉक्टर भी नहीं बन सकता. सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स विच इज़ नॉट जस्ट राइट इन द सोसाइटी. बट येस, ये सोसाइटी बनी है कुछ लोगों ने, और उसका प्रोपगेशन और प्रोपेगेंडा भी कुछ लोग चलाते हैं. तो उसके टर्म्स में देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन अलग है, लेकिन जो पीछे बहुत लोग छूट चुके होते हैं. जब आप ट्रेन्स में या फिर आप देखना चाहें कि ज़िंदगी किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लोगों की डिफरेंस क्रिएट करती है. कभी आप किसी ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट से लेके फर्स्ट एसी तक का अगर सफ़र आप कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक ही रास्ते पे, एक ही जर्नी में और एक ही दुनिया में, इस छोटे से एक रास्ते पे आपको अलग अलग किस्म से लोग अलग अलग किस्म की ज़िंदगी बिताते हुए दिख जाएंगे, और तुरंत वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि मुंबई टू दिल्ली में भी एक इंसान दिल्ली कैसे पहुँच रहा है और दूसरा इंसान दिल्ली कैसे पहुँच रहा है. सो उस जर्नी को बहुत इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना, जहाँ पे हर एक इंसान शायद में भी जिसके पास 500 रुपये भी हैं, वो यहाँ से इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है. 1000 रुपये भी है, वो यहाँ से इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है. कुछ नहीं है, वो ज़ीरो से इस बिज़नेस को शुरू कर सकता है. सिखाने के लिए आपके पास हमेशा लोग खड़े रहेंगे. अगर आप डीमोटिवेटेड, आपको इंस्पायर करने के लिए लोग खड़े रहेंगे. आपको 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये कैपिटल लेके 10 लोगों को हायर करके वेयर हाउस को मेंटेन करना, सॉफ्टवेयर्स को हायर करना, उसके बाद अपनी मार्केटिंग खुद ही करना, इतने रिस्क को खुद ही बियर कर, इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी और फिजिबिलिटी तो कुछ लोगों की हद में है, हिस्से में है, लेकिन एक आम आदमी जो कि सपने रखता है लेकिन इन सारी चीज़ों से परे है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है. तो मैं ये बात समझता हूँ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो समाज के निचले से निचले हिस्से को, बड़े में तो हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी बाहर भी मिल जाती है, बट हर एक इंसान को एक इक्वल जस्टिफाइड प्लेटफॉर्म देने का एक काम कर रही है. आज HUL है या बहुत बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट्स बेच रही है, हम लोग भी सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं. आज वो मान लीजिए 35,000 करोड़ का टर्नओवर है. अगर वो 40,000 का टर्नओवर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा जॉब्स ऐड करेंगे अपने इस टर्नओवर को बढ़ाने में. सेम इक्वल अमाउंट ऑफ, मे बी शायद वो आज उनको जॉब कट कर दें, क्योंकि इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजीज इंप्रूव कर रही है, जिस तरीके से रोबोटिक्स आ रही है, उनको कम लोगों की ज़रूरत पर भी वो उतना टर्नओवर कर सकते हैं. लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व हो जाती है,
तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि अगर मैं एक टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ तो उसका पैसा बहुत लोगों में बढ़ता है। अगर हम 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की कंपनी बनते हैं तो हम कम से कम, अगर आज पहले 5,000 लोगों के घरों में पैसा पहुंचता है तो उसकी वजह से आज 10,000 लोगों के घरों में पैसा पहुंचता है। सो with the growth of direct selling as an industry, we are able to put money into the pockets of more people, which is the need of our country as populous as ours। जो हमारा जितना बड़ा देश है और जहाँ पे जितनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा यूथ है, क्योंकि अगर आज ऐसे मैकेनिज्म्स कट होते चले गए क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही हैं लोगों को, और जैसा मैंने आप लोगों के साथ आपके साथ शेयर करा कि जिस तरीके से चीज़ें ऑटोमेटाइजेशंस की तरफ बढ़ रही हैं और नई नई इंडस्ट्रीज़ तो आई नहीं है, डिजिटल वे में भी हम जितनी चीज़ों को जा रहे हैं। सो अगर एक बहुत एक डेंजरस चीज़ है जो समाज में नीचे बन रहा है, जो बेरोज़गारी क्रिएट करती है कि आप अपने एफिशिएंसी के नाम पे ह्यूमैनिटी तो खत्म हो रही है, और इसकी फीलिंग आ रही होगी बहुत कि लोग थोड़ी थोड़ी बात पे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। आप रास्ते पे जाएं तो रोड रेज हो जाएगा, कोई अमीर गरीब, पहले तो गरीब इज्जत भी करता था अमीर की, आज तो अमीर उसको लगता है कि इसने मेरा पैसा ले लिया है। सो आज मतलब एक बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट होता जा रहा है, और जब एक रिफ्ट बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट हो जाएगा तो आप अपने घर की बाउंड्री कितनी भी बड़ी बना लें, वो आपके घर में तो ज़रूर आके गिरेगा। सो एज अ सोसाइटी ऑल्सो टू क्रिएट द बैलेंस ऑफ द सोसाइटी इन द राइट वे, जहाँ पे बहुत सारी बड़ी कंपनीज वल्चर्स की तरह काम करके सारा का सारा बिजनेस अपने पास रख के और टर्नओवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन इसकी ज़्यादा बात हो रही है, जहाँ पे लोगों की वैल्यू कम होती जा रही है। आई एम थैंकफुल दैट आई एम इनटू एन इंडस्ट्री जहाँ टॉप लाइन की बात हम भी करते हैं, जहाँ बॉटम लाइन की बात हम भी करते हैं, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो ये सोचते हैं कि आज इस बच्चे का चेक कितना बना, कल उसकी और मदद कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एक हमारी फीलिंग है, ये ह्यूमैनिटी को अलाइव रखती है। ये जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ है जिससे कि एक सोसाइटी बनती है, जैसे गाँव में चलता है कि 4 लोग दूसरे की मदद करके चलते हैं और सब लोग अच्छे तरीके से जीते हैं, जहाँ पे एक ज़रूरी नहीं कि एक ज़मींदार बन जाए और बाकी लोग उसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि एक ज़्यादा बेटर वे ऑफ लिविंग है। हर एक इंसान, आज आप देखें हिंदू को मुसलमान रिलीजन के नाम पे कोई किसी को तोड़ रहा है, कोई आप ट्विटर पे देखें तो इतनी गंदगी नज़र आती है, आप न्यूज़ पे जाके देखें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी हेटरेट एक दूसरे के लिए लोग फैला रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी जगह जहाँ पे हम और आप न्यूट्रल होकर जी रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है और साथ में अच्छा करके रह सकते हैं। मुझे तो खासकर किसी एक इंसान से पर्टिकुलरली तकलीफ कभी नहीं हुई, मुझे तो कभी किसी ने इस तरीके से रिलीजन के नाम पे तंग नहीं किया। बट इमेज में, दिमाग में परसेप्शंस बनाना, ये बड़ा एक डेंजरस गेम चल रहा है, और मुझे लगता है कि वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ माइंड्स who can give to the society what others are trying to do, and we can create the balance in the right way, and direct selling is doing it that in a much fabulous way. so true मतलब अगर ये डायरेक्ट सेलिंग टॉपिक छेड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का सेशन आपके साथ अलग से करना पड़ेगा, और वो भी लाइव। मेरे ख्याल से तब जब हम ऑडियंस के सवाल भी लेंगे तो इट विल बी मोर, क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है और खोद के निकाली जा सकती है इन्फॉर्मेशन। आखिर 15 साल का राज कहीं तो छुपा होगा। हाँ, आप ही के पास। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। आई नो मतलब मैं बहुत कुछ नहीं कवर कर पाया यहाँ पे, बट ये इनिशियल है, हमारा इनिशियल लेवल का डिस्कशन है। मैं थोड़ा सा पिछला एक हमारा सेशन हुआ करता था जिसमें मैं लेट्स टॉक अबाउट इट नाम से करता था, और जहाँ पे मेरे दिमाग में कोई ख्याल आता था या उस हफ्ते में मैं कोई चैलेंज फेस करता था तो उस चैलेंज के बारे में मैं बात करता और उसको मैंने कैसे ओवरकम किया। मतलब एक तो चैलेंज को एक्नॉलेज करना, फिर इस बात को समझना कि हाँ भाई ये तो है, और उसके बाद उसको क्या रिपेयर कर सकता हूँ, ये मेरा एक फंडा था। बट देन मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ अपने दिमाग में खोदूंगा तो उतना नहीं मिल पाएगा, अगर मेरे अगल बगल के 2-4 लोग अगर ढूंढ निकाले जाए। और खास करके सर, इस इंडस्ट्री ने हमें इतना मौका दिया है कि हम बहुत सारे सही लोगों के साथ में पहचान बना पाए, एंड वन ऑफ सच गाइज आर वन ऑफ यू आर द वन। तो दोस्तों से ये किस्म का बेनिफिट तो लिया ही जा सकता है। मुझे लगता है किसी से अगर पैसा उधार नहीं मांग सकते तो कम से कम अगले इंसान से उसकी सोच उधार मांगी जाए तो बहुत ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फिर एक बार बुलाऊंगा आपको सर। थैंक यू विशाल जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई रियली लव दिस सेशन, और मुझे आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। वाओ, व्हाट एन एपिसोड इट वाज। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोगों के दिमाग के तार हिल गए होंगे।
ट्रस्ट मी, आपको स्क्रीन के उस पार बैठे बैठे जो बातें मुझे समझ में आ रही है उससे कई गुना ज्यादा मैंने उनके साथ में ये कॉन्वर्सेशन के दरमियान बड़ी बड़ी बातें सीखी है. ट्रस्ट मी, इवन आफ्टर 15 years I really feel there is so much to learn from this one persona. Thank you so much, Raghu sir, for taking out your precious time for me and my friends, those who always wait on a Thursday to learn something new. और मैं आप सभी से वादा करता हूं आने वाले कई गुरुवारों तक ऐसे ही बहुत सारे सेशंस में, अ फ्रेंडली टॉक में, मैं ऐसे कई सारे लोगों को बुलाऊंगा जिनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहां पे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर करें जिन्हें इन वीडियोस की उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है. और उन सब लोगों का भी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिनको मैंने इस सीरीज के अंदर इनवाइट करना चाहिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट वीक.